ये स्टोरी हमें एक यंग मैन विंसेंट के बारे में बताती है जो अभी अपने लोएस्ट लेवल पे है और इस क्रूअल वर्ल्ड में काफी वीक फाइटर है। ये यंग मैन इतना वीक है कि वो अकेले किसी डीमन बीस्ट को हैंडल तक नहीं कर पाता और बस उन मॉन्स्टर्स के पीछे छोड़ा हुआ ट्रैश कलेक्ट करके किसी तरह सरवाइव करता है। ऐसे लोग जिनका लेवल 0 होता है समाज में बोझ समझे जाते हैं और आसानी से उनकी किस्मत पर छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल यूजलेस समझे जाते हैं और ऐसे पॉन को सैक्रिफाइस करना नोबल न सही पर गलत भी नहीं माना जाता। विंसेंट पूरी जिंदगी खुद को एक बेकार इंसान फील करता आया है जिसे हर कोई गलत नजरों से देखता है, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद आज का दिन इस ब्रेव यंग मैन की लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तुम बोल सकते हो कि वो ट्रैश की तरह जी रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ अचीव करने लायक वर्दी इंसान नहीं है। कई बार ईगो हमारी विजन को ब्लर कर देती है और हम उन लोगों की क्वालिटीज देख ही नहीं पाते जो अपनी लो स्टेटस के बावजूद अमेजिंग क्वालिटीज रखते हैं। विंसेंट ऐसा इंसान है जिसने खुद से प्रॉमिस किया है वो कभी ट्रैश की तरह नहीं मरेगा और किसी भी कीमत पर ग्रेटनेस तक पहुंचेगा। लेकिन समझने के लिए कि ये ड्रामेटिक सीन कैसे बना, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और खुद को मिलाना पड़ेगा सिटी ऑफ जी में। ये टेरिफाइंग कहानी शुरू होती है एक क्लास सी गेट के पास जो एक पोर्टल है, एक डेंजरस जगह है बिस की तरफ जहां भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं। गेट फ्लिकर होने लगता है और उसमें से धीरे धीरे एक मैन बाहर आता है जो डेस्परेटली भाग रहा है जैसे कोई उसे चेस कर रहा हो। ये यंग मैन विंसेंट होता है जो एबिस में सीनियर गार्बेज कलेक्टर की जॉब करता है। उसी वक्त एक और हीरो उसकी मदद को आता है और जायंट क्रीचर पर अटैक करता हुआ कहता है कि विंसेंट बहुत स्लो है। विंसेंट की जॉब है रोज मॉन्स्टर्स की लड़ाई के बाद छोड़ा हुआ ट्रैश कलेक्ट और सॉर्ट करना जिसमें अक्सर वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं। विंसेंट समझता है कि मैनेजमेंट नहीं चाहती कि ये रिसोर्स कॉमन लोगों तक पहुंचे क्योंकि हर क्रिस्टल की कीमत लगभग 50,000 डपरू है। कुछ देर में उसका पार्टनर गलती से बॉक्स पर पैर रख देता है और विंसेंट को पैथेटिक रैट बोल देता है। इसके बाद वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि उन्हें रिवॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांटना होगा और अगर विंसेंट ने एक भी टुकड़ा चोरी किया तो उसे ना पैसे मिलेंगे और ना ही जेल से छुट्टी। एबिस में स्कैवेंजर की जॉब वही लोग करते हैं जो लेवल 0 पर होते हैं। अगर कॉम्बैट टीम सारे मॉन्स्टर्स को खत्म ना करे तो ये सॉर्टी और भी डेंजरस हो जाती। डंजन से लौटकर हर गार्बेज कलेक्टर को कोलेक्टेड गार्बेज का 1000वां हिस्सा मिलता है जिसमें से 30% मैनेजमेंट ले जाती है। विंसेंट पर बहुत बड़ा डेट है इसलिए वो कोई भी जॉब ले लेता है चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। उसके एक साथी ने कहा कि उसे एक जॉब मिली है जिसमें 3000 युआन मिलेंगे और विंसेंट तुरंत मान गया। बिना सोचे वो स्पेशल बस में चढ़ गया अपनी नई जॉब के लिए। रास्ते में साथियों की बातें सुनते हुए वो बता रहे थे कि वो एक शॉपिंग मॉल जा रहे हैं जहां क्लास ए एबिस गेट खुला है जो बेहद खतरनाक है। बाकी गार्बेज कलेक्टर्स कहते हैं कि ये डैम्ड कैपिटलिस्ट्स लोगों को पिग्स की तरह ट्रीट करते हैं और ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। 10 साल पहले एबिस के गेट्स अंडरवर्ल्ड से ऊपर आए थे और ह्यूमैनिटी उस पावर को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उनके पीछे आया था प्योर हॉरर। ह्यूमैनिटी को पहली बार फेस करना पड़ा उन टेरिफाइंग क्रिएटर्स को जो एबिस में रहते थे और बाहर निकलना चाहते थे। इन क्रीचर्स की संख्या और डाइवर्सिटी देखकर लोग डर से कांप गए। सिर्फ एक स्पेशल क्लास के लोग ही इन्हें खत्म कर सकते थे और इन्हीं लोगों ने सोसाइटी में इंस्टेंट प्रिविलेज स्टेटस पा लिया। जब पहला मॉन्स्टर हराया गया तो लोगों को मैजिकल क्रिस्टल्स मिले, साथ ही ऐसे मिस्टीरियस वेपन्स भी जो बनाए जा सकते थे। सारे कॉन्टिनेंट्स एक्सप्लोर करने के बाद लोग एबिस को एक्सप्लोर करने लगे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के लिए। इकोनॉमी की दिशा बदल गई, ट्रेडिशनल बिजनेसेस बंद होने लगे और सारी फंडिंग एबिस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में लगने लगी। इसी समय विंसेंट पर मुसीबत टूट पड़ी क्योंकि उसे अपनी प्यारी सिस्टर वैलेरी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसे अपनी बहन को बचाने के लिए भारी डेट लेना पड़ा। 0 लेवल होने की वजह से उसे हर जगह से जॉब रिजेक्शन और डिसरिस्पेक्ट मिला करता था। ऐसे लो लेवल लोगों के लिए नौकरी की स्थिति बेहद वर्स्ट थी। एक दिन उसे एक अजनबी मिला जिसने उसकी मदद करने की बात की और लोन देने की ऑफर की। बोरोवर ने पूछा कि क्या उसे अपने लव्ड वंस के लिए पैसे चाहिए और विंसेंट तुरंत अट्रैक्ट हो गया। उस क्लेवर आदमी ने कहा कि बस अपने ऑर्गन्स कोलैटरल में रखने होंगे ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उसकी लाइफ से पेमेंट ले सके। विंसेंट समझ गया कि वो डेविल के साथ डील कर रहा है पर अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उधर उसके साथी बातें करते रहे कि विंसेंट ने 1 मिलियन का लोन लिया था और स्टॉक मार्केट में सब खंवा दिया। वो ये भी बताते हैं कि विंसेंट अपनी लिटिल सिस्टर का ट्रीटमेंट करवा रहा है जो आजकल काफी महंगा होता जा रहा है। सब मिलकर ये तय कर लेते हैं कि विंसेंट शायद मर जाएगा पर ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएगा और उसे उम्र भर गार्बेज मैन ही रहना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं हीरोज का एक ग्रुप उन्हें झिड़कते हुए कहता है कि ये लोग हरी में नहीं थे और अगर ये मर भी जाएं तो वो इनकी अपनी प्रॉब्लम है।
विंसेंट बस से उतरता है और जायंट पोर्टल को देखता है जो पर्पल रंग की डरावनी ग्लो में चमक रहा था। विंसेंट सोचते हुए आगे बढ़ता है कि वो पैसों के लिए आखिरी दम तक कोशिश करेगा और जिंदा लौटेगा। पोर्टल से गुजरने के बाद उसे एहसास होता है कि ये अबिस लेवल बी का है, जो अब भी काफी डेंजरस है। ये उसकी पहली ट्रिप है किसी इतनी हाई लोकेशन में जो अननोन डेंजर्स से भरी हुई है। वहां फाइटर्स को तुरंत वियर्ड नॉइज सुनाई देती है जो बताती है कि डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर्स यहाँ आ चुके हैं। ये मॉन्स्टर्स वुल्व्स की स्पिरिट्स होती हैं जो रेज में हर उस क्रीचर पर अटैक करती हैं जो उनकी टेरिटरी में घुसता है। एक फाइटर एक मेज लैरी से कहता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ आए मॉन्स्टर्स मिल गए। लैरी कहता है कि उसे सब पता है। वो आगे बढ़ता है और डिसमिसिव टोन में कहता है कि ये तो बस वुल्फ स्पिरिट्स का झुंड है। फिर वो उन्हें करीब आने देता है और अपनी पावर से एक ही ब्लो में कई क्रीचर्स मारने की तैयारी करता है। वो अपनी सारी मैजिकल पावर कंसंट्रेट करके एक जायंट फायरबॉल बनाता है जो सामने की हर चीज को स्वीप कर देता है। जिन वुल्व्स की आर्मर कम होती है वो भारी डैमेज खाकर एक ही पल में मर जाते हैं। बाकी वुल्व्स डर कर अंधेरे में भाग जाते हैं ताकि वो वापस सही मौके पर अटैक कर सके। वैनगार्ड अपने साथियों को वार्न करता है कि डेमन्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए सब अलर्ट रहें। उसका पार्टनर पूछता है कि उन्हें किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ग्रुप कमांडर कहता है कि उन्हें 5वीं मंजिल तक जाना है, पर तभी एक और फाइटर बताता है कि फ्लोर कई गुना वाइड और हाई हो चुका है। वन ऑफ द फाइटर्स बोलता है कि बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, पर यहाँ टाइम और स्पेस के लॉज बदल जाते हैं। इसके बाद वो सोचता है कि पिछले ग्रुप के ट्रेसेस कहाँ गए और स्कैवेंजर्स को बॉडीज ढूंढने का ऑर्डर देता है। साथ ही उन्हें डेंजर की वार्निंग भी देता है। लैरी नीचे बैठकर अपने शूलेसेस बांध रहा होता है और ग्रुप के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि उन्हें गार्बेज मैन से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों तरफ से बेकार हैं। इसी बीच विंसेंट को कुछ अजीब साउंड सुनाई देते हैं और डर के मारे उसे ये भी नोटिस नहीं होता कि वो सीधा हंटिंग ग्रुप के एक मेंबर की तरफ चल रहा है। कुछ कदम बाद उसका पैर लैरी से टकरा जाता है जो अभी भी शूलेसेस बांधने में लगा था। बैलेंस ना रख पाने की वजह से विंसेंट ठंडे पत्थरों पर गिर जाता है और लैरी भी साथ में गिरकर गुस्से में बोलता है कि उसे देख के चलना चाहिए। विंसेंट माफी मांगता है लेकिन लैरी उसे सबक सिखाने की सोच लेता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि उसे बहुत इरिटेशन होता है जब कोई डैम गार्बेज पर पैर रखता है। ग्रुप का लीडर लैरी को कहता है कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो क्योंकि उनके पास करने को काफी काम है और गार्बेज मैन पर अपनी ईगो दिखाने से कहीं इंपॉर्टेंट टास्क्स हैं। लैरी विंसेंट को गंदी नजर से देखता है, अपना पूरा इरिटेशन और हेट दिखाते हुए। फिर वो उसे जमीन पर फेंक कर बोलता है कि अगर विंसेंट जानता है कि वो ट्रैश है तो उसे उसके पास आना भी नहीं चाहिए। विंसेंट बस अपना कैप ठीक करता है और सोचता है कि लैरी भी एक एरोगेंट जर्क ही है जो खुद को बहुत बड़ा समझता है। लैरी बाकी गार्बेज मैन की तरफ देखकर सार्कास्टिक टोन में कहता है कि ये लोग तो ड्रीम टीम है और फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ जाता है। विंसेंट समझता है कि लेवल 0 होने की वजह से सोसाइटी उन्हें बर्डन या ट्रैश बोलती है। पावर लेवल के आधार पर जो क्लास डिवाइड है वो बहुत क्रूएल रियलिटी दिखाता है। लेकिन विंसेंट के पास एक सीक्रेट है जो अगर सामने आ जाए तो सब लोग या तो शॉक हो जाएंगे या डर के मारे मर जाएंगे। असल में उसके पास बस एक लास्ट एक्सपीरियंस पॉइंट बचा है अगले लेवल पर जाने के लिए, जिससे वो खुद को काफी स्ट्रेंथन कर सकता है। कुछ देर बाद एक वुल्फ स्पिरिट अचानक उनके पीछे आ जाती है और बाकी स्कैवेंजर्स भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास लड़ने के स्किल्स नहीं होते। विंसेंट उस वुल्फ स्पिरिट को देखकर हैरान होता है और नोटिस करता है कि बैटल ग्रुप का कोई भी मेंबर इस क्रीचर से लड़ने आगे नहीं बढ़ा। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि इस क्रीचर की हेल्थ बहुत कम है और कुछ हिट से ही मर सकता है। विंसेंट तुरंत आसपास एक वेपन ढूंढने लगता है ताकि वो उससे लड़ सके। किस्मत से उसे कुछ लेवल 1 वुडन आइटम्स और एक छोटा वुडन स्टिक मिल जाता है। डर के बावजूद वो समझ जाता है कि क्रीचर क्रिटिकल हेल्थ में है और उसे अपना डाउट छोड़ना होगा। वो इक्विपमेंट उठाने के लिए आगे दौड़ता है और फाइट की तैयारी में फाइटिंग स्टांस ले लेता है, होपिंग कि उसे स्ट्राइक का सही मौका मिल जाए। एबिस के मॉन्स्टर्स की इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं होती, उनके लिए विंसेंट बस एक प्रे है जो खुद उनके मुंह में आ रहा है। पर फिर भी ये वुल्फ स्पिरिट किसी भी इनएक्सपीरियंस्ड फाइटर के लिए बेहद डेंजरस ओपोनेंट है। विंसेंट तेजी से आगे बढ़कर मॉन्स्टर के सिर पर एक जोरदार अटैक करता है। वो खुश होकर उछल जाता है लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी वीक इक्विपमेंट की वजह से डैमेज 0 है। बाकी स्कैवेंजर्स उसे देखकर सोचते हैं कि क्या वो सच में इतना स्टूपिड है कि उसे पता नहीं कि मॉन्स्टर्स को सिर्फ कॉम्बैट टीम मार सकती है। विंसेंट उनकी बातों का जवाब नहीं देता, अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे ये सब पता है पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसकी स्किल्स बहुत लो लेवल की हैं क्योंकि वो अब तक अपने स्टैट्स इंप्रूव ही नहीं कर पाया। विंसेंट सोचता है कि इतनी वीक इक्विपमेंट के साथ वो सबसे कमजोर मॉन्स्टर की डिफेंस भी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए उसे थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा। अपनी वीकनेसेस के बावजूद उसे पता है कि उसके पास कुछ एडवांटेजेस हैं जिन्हें यूज करके वो जीत सकता है। वो अपनी सिचुएशन को समझकर एजिलिटी पर भरोसा करने
का फैसला करता है ताकि वो वुल्फ पर अपर हैंड ले सके। विंसेंट हवा में छलांग लगाता है, वुल्फ के डेडली अटैक को डॉज करता है और उसे पेड़ की जड़ों की तरफ गिरने पर मजबूर करता है। इस बार विंसेंट ज्यादा हाइट लेता है ताकि मॉन्स्टर को कुछ डैमेज दे सके और उम्मीद करता है कि सब ठीक चले। उधर लैरी हंसकर कहता है कि जैसे ही जीरोस मॉन्स्टर देखते हैं हील्स दिखाते हुए भाग जाते हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। पार्टी लीडर कहता है कि अगर मॉन्स्टर वीक है तो थोड़ा लक मिल जाता है, पर डीमन बीस्ट्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है। वो ये भी जोड़ता है कि सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स वो खुद रखेंगे और बाकी गार्बेज कलेक्टर्स को मिलेगा। तभी एक फाइटर बॉस को बताता है कि शायद एक मॉन्स्टर बच गया है और एस्केलेट्स की तरफ इशारा करता है। कॉम्बैट टीम ध्यान देकर सुनती है और उनको वहां से लाउड स्क्रीम सुनाई देती है। वहां एक डीमन बीस्ट एक्टिव है। लैरी लेजिली उधर बढ़ता है और कहता है कि उस जगह का सारा पर्पल गियर उसी का होगा। इसी बीच विंसेंट की लाइफ एंड डेथ फाइट में चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती। वो हग वुल्फ डीमन उसके अटैक को टॉर्च कर लेता है और विंसेंट पर जंप करके उसके शोल्डर में अपने दांत गड़ा देता है ताकि उसे मोबिलाइज कर सके। विंसेंट अपने शरीर पर लग रहा इनक्रेडिबल डैमेज महसूस करता है, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर डिटर्मिनेशन की एक नई लहर उठती है। वो स्टिक का शार्पन्ड हिस्सा पकड़कर चिल्लाता है कि वो कभी मिजरेबल मरने वाला नहीं है और स्ट्राइक की तैयारी करता है। मॉन्स्टर को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता और विंसेंट सटीक वार करते हुए शार्पन्ड स्टिक उसकी आंख में घुसा देता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि उसने फेटल ब्लो मारा है और वुल्फ स्पिरिट को खत्म कर दिया है। जायंट वुल्फ का कॉर्प्स उसके पैरों के पास गिरता है और विंसेंट कुछ पल शॉक में खड़ा रहता है, यकीन नहीं कर पाता कि वो जीत गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी सांस लेता है और ताकत वापस लाने लगता है। खुशी धीरे धीरे उसके अंदर भरने लगती है। उसके चेहरे पर एक विकेट स्माइल फैल जाती है, उसके लिप से बहते खून के साथ मिक्स होती हुई। कन्विंस होकर कि वो सच में जीत गया है, वो जोर से विक्ट्री क्राई निकालता है। तभी लैरी लौट कर आता है, वही जिसे बाकी स्कैवेंजर्स को ढूंढने भेजा गया था। वो घमंड से बोलता है कि लगता है एक लोन हॉर्स ने भी एक लो लेवल वुल्फ को मार लिया। फिर वो विंसेंट को कपड़ों से पकड़कर पूछता है कि क्या वो खुद को हीरो समझ रहा है, उसे सुसाइड अटेम्प्ट का आरोपी बनाते हुए। वो कहता है कि वो उसे यहाँ उसकी लाश उठाने नहीं आए हैं, पर विंसेंट बस मुस्कुराता है। विंसेंट याद दिलाता है कि लेवल 1 पर पहुंचते ही कोई भी कॉम्बैट ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है और स्पेशलिटी भी मिल सकती है जो उसकी लाइफ बदल सकती है, पर इसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं क्योंकि 0 प्लेयर्स डीमन बीस्ट्स को नहीं मार सकते। लेकिन विंसेंट ने ये तरीका ढूंढ लिया था, वो भी सालों से अपनी जान रिस्क करके। वो वुंडेड मॉन्स्टर्स को ढूंढता था और उन्हें फिनिश करके धीरे धीरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट करता गया। स्कैवेंजर की जॉब में इतना टाइम बिताने के बाद उसने काफी एक्सपीरियंस जमा कर लिया था और आज वो अंतिम पॉइंट भी मिल गया। डीमन बीस्ट को मारकर विंसेंट को वो फाइनल एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया जिसकी उसे लेवल अप होने के लिए जरूरत थी। नाउ ही फाइनली रीचेस 100% एक्सपीरियंस टू लेवल अप एंड चेंज हिज डेस्टिनी। विंसेंट सेटिस्फैक्शन से बोलता है कि यही एक तरीका था एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेने का और उसने इससे एक कदम भी डिविएट नहीं किया है। इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है कि फाइनली उसके आइडियल कंडीशंस जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहा था वो फुलफिल हो गए हैं। लैरी विंसेंट को शॉक में देखता है, उसे लिटिल ते बोलकर पूछता है कि क्या वो सच में लेवल अप कर पाया है। विंसेंट को एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ फील होती है और सिस्टम उसे फाइनली लेवल 1 पर पहुंचने की बधाई देता है। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि पता चलता है कि स्कैवेंजर प्रोफेशन का अधिकतम स्तर वही है। लैरी बिना हाइड के जो हो रहा है उसे देखता है और इतना अनइम्प्रेसिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ही देर बाद वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और विंसेंट के सामने ही हंसते हंसते चोक होने लगता है। एक सेकंड बाद वो जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा, लेवल 1 पहुंचकर भी विंसेंट अभी भी गार्बेज मैन है। वो माफी मांगता है और बोलता है कि वो हंसी रोक नहीं पा रहा, ऐसी चांस लाइफ में बस एक बार आता है, पर विंसेंट फिर भी एक नोबडी है। इसके बाद वो सख्त टोन में बोलता है कि उसके दोस्त काफी पहले जा चुके हैं तो यहाँ की सफाई विंसेंट को ही करनी होगी। फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोलता है कि उसके दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि उसने अभी क्या देखा है। विंसेंट अकेला खड़ा सोच रहा है, अपने हाथ को देखता है और सोचता है कि क्या वो इतनी देर तक गार्बेज मैन बने रहने के लायक भी है। उसे समझ आता है कि अगर लेवल 1 ही मैक्सिमम है तो वो इक्विपमेंट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए इसे यूज नहीं कर सकता। वो ये भी सोचता है कि इस क्लास में खास क्या है और नोटिस करता है कि वो दुनिया को थोड़ा अलग तरह से परसीव कर रहा है। डेमोनिक वुल्फ के कॉर्प्स को देखकर उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी अब एक अजीब सी लाइट से ग्लो कर रही है। सिस्टम उसे बताता है कि रिसाइकलेबल वेस्ट मिला है और पूछता है
कि क्या बॉडी को रिसाइकल के लिए भेजना है। विंसेंट तुरंत हाँ बोलता है और वेट करने लगता है कि आगे क्या होता है। कुछ देर बाद उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई हाथ बाहर निकलते हैं जो वुल्फ के रिमेन्स पकड़ लेते हैं। विंसेंट शॉक में इधर उधर देखता है, समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, क्योंकि उसने कभी किसी गार्बेज मैन को ऐसी एबिलिटी इस्तेमाल करते नहीं देखा। हाथ मॉन्स्टर के शरीर को पकड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच लेते हैं और विंसेंट गेस करता है कि यही स्कैवेंजर क्लास की स्पेशल एबिलिटी है। कुछ ही सेकंड्स में वो हाथ पूरा शिकार खींचकर एबिस में ले जाते हैं और विंसेंट को ये काफी क्रीपी लगता है। थोड़ी देर बाद उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है। विंसेंट पेशेंटली वेट करता है और फिर उसे नए लूट की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। अननोन डीटी के मिस्टीरियस हाथ उसे फैंटम डैश नाम का स्किल और 3 इक्विपमेंट पॉइंट्स दे देते हैं। विंसेंट शॉक्ड है कि ऐसी चीजों से भी लेवल अप किया जा सकता है। वो सिस्टम समरी खोलता है और एबिलिटी को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि स्किल को यूज करने के लिए 3 डेक्सटेरिटी पॉइंट्स चाहिए। वो तुरंत डिसीजन लेता है और इक्विपमेंट पॉइंट्स को डेक्सटेरिटी में कन्वर्ट कर देता है। सिस्टम बताता है कि फैंटम डैश यूज करने के सारे कंडीशंस पूरे हो चुके हैं और पूछता है कि क्या वो स्किल सीखना चाहता है। विंसेंट तुरंत हाँ करता है और उसके पास एक ग्रीनिश चमकती एनर्जी आती है जो उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। विंसेंट एनर्जी को अपने अंदर फील करता है। उसका कॉन्शियसनेस और कुछ फिजिकल पैरामीटर चेंज होते हैं, पर ये फीलिंग जल्दी गायब हो जाती है और वो आंखें खोल कर देखता है कि वो बाहर से लगभग पहले जैसा ही है। अपने हाथ पैर देखकर वो पूछता है बस इतना ही। तभी लैरी दूर से चिल्लाकर उसे बुलाता है और विंसेंट बोलता है कि वो आ रहा है। ये कहते ही वो फैंटम डैश ट्राई करने का फैसला करता है और दौड़ पड़ता है। पीछे बस हवा और उड़ती धूल छोड़ता हुआ। उसकी स्पीड इतनी बढ़ती है कि वो डर के मारे चीख भी देता है। इतनी तेज दौड़ में वो सामने आ रही चीजें समझ ही नहीं पाता और पहले ही ट्राई में एक उभरे हुए पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। पत्थर पर गिरने की डल आवाज फैलती है और विंसेंट हल्की लेकिन इरिटेटिंग चोटों से कराहता है। वो सोचता है कि क्या पहले कभी कोई इंसान ऐसा स्किल लेकर फर्स्ट ट्राई में इसे सही कर पाया होगा। सिस्टम तुरंत बताता है कि गोस्ट रश स्किल अभी चार्ज हो रहा है और विंसेंट बोलता है कि उसे इससे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। इसके बाद वो उठकर अपने कपड़ों की धूल झाड़ता है ताकि कम से कम नॉर्मल लगे। फिर वो आसपास देखने लगता है कि उसे क्या काम करना है, पर ध्यान से देखते ही वो शॉक में रुक जाता है क्योंकि अब उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं जो पहले नहीं दिखती थी। मेन कैरेक्टर को सामने बड़ी संख्या में मरे हुए वुल्व्स दिखते हैं जिन्हें प्रोसेस करके बहुत सारा लूट मिल सकता है। विंसेंट अपने मिस्टीरियस साथियों को बुलाता है और बोलता है कि स्कैवेंजर्स सच में एक कूल क्लास है। विंसेंट रिसाइकलिंग शुरू करता है और ढेर सारे गियर पॉइंट्स कमा लेता है जिन्हें बॉडी एनहांस करने में यूज किया जा सकता है। कुछ समय बाद पॉइंट्स कम होने लगते हैं और विंसेंट नोटिस करता है कि उसे अभी कोई नई एबिलिटी नहीं मिली। वो सोचता है कि क्या नए मॉन्स्टर को रिसाइकल करना चाहिए एबिलिटी पाने के लिए और मिस्टीरियस हैंड सिग्नल करते हैं कि उसका गेस सही है। स्टैट्स चेक करने पर पता चलता है कि उसके पास 111 पॉइंट्स हैं जिन्हें वो अपनी मेन स्किल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। विंसेंट सोचता है कि किस स्किल को प्रायोरिटी दे क्योंकि उसे नहीं पता कि अगली बार पॉइंट्स कब मिलेंगे। कुछ मिनट सोचने के बाद वो समझता है कि अभी उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो डिसाइड करता है कि सारे पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि वो हर चीज में थोड़ा थोड़ा अच्छा बन सके। अब उसकी हर स्टैट लेवल 20 हो जाती है जो लेवल 1 कैरेक्टर के लिए काफी इंप्रेसिव है। उधर कॉम्बैट टीम फ्लोर्स को क्लियर कर रही है और वॉरवुल्फ्स को एक एक करके मार रही है। ये मॉन्स्टर्स लो लेवल हैं, ज्यादा खतरा नहीं देते, इसलिए जल्दी खत्म हो जाते हैं। ग्रुप लीडर लैरी के पास आकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि गार्बेज मैन भी लेवल अप कर सकता है और ऐसी प्रोफेशन ले सकता है। एक पार्टनर कहता है कि हर साल 3 हिडन प्रोफेशंस ऐड होती हैं लेकिन वैल्यूएबल वैकेंसीज की रैंकिंग कभी नहीं बदलती। लैरी बोलता है कि विंसेंट लेवल 1 है और वही उसका मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। लीडर बोलता है कि उनके पास इस पर टाइम वेस्ट करने का मौका नहीं है और उन्हें आगे बढ़ना होगा। रास्ते में आसपास देखते हुए कॉमरेड्स कहते हैं कि वो लीडर से एग्री करते हैं क्योंकि सीलिंग का होल धीरे धीरे बंद हो रहा है। अचानक एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है और कंक्रीट के नीचे से बहुत सारी जड़ें बाहर निकल आती हैं। ग्रुप लीडर शॉक में देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। कुछ ही देर बाद वो डरावना चीज पूरा रूप ले लेता है और उनके सामने म्यूटिलेटेड कॉर्प्सेस खड़े होते हैं जो इंसानों के हैं। टीम लीडर बोलता है कि मिशन का टारगेट मिल गया है लेकिन बाकी सोल्जर्स डर जाते हैं और पूछते हैं कि इतना बड़ा चीज यहाँ कैसे फिट हुई होगी। एक फाइटर बोलता है कि अबेस की ट्रांसफॉर्मेशन को 2 दिन भी नहीं हुए पर सब कुछ
ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल हो गए हों। दूसरा फाइटर कहता है कि उन्हें अभी तक बस वीक डीमन बीस्ट्स मिले थे और ये ग्रुप उनसे काफी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी फेल हो गया। तो ग्रुप लीडर को एक अजीब सा टच फील होता है। वो इधर उधर देखता है और सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि यहाँ सब इतना सिंपल नहीं है। ह्यूज नंबर में आते ट्री ज़ॉम्बीज को देखकर वो बोलता है कि यहाँ सिर्फ डीमन बीस्ट्स ही नहीं रहते बल्कि कुछ और भी ज्यादा डेंजरस चीजें हैं। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एक सिटी के शॉपिंग मॉल में वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और 27 लोग मिसिंग हैं। ग्रुप लीडर अपने साथियों को तैयार रहने को बोलता है क्योंकि ये फाइट पहले वाली फाइट से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फाइटर्स रियलाइज करते हैं कि वो एम्बुश में फंस चुके हैं और अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मतलब उन्हें फोर्स यूज करके ही रास्ता बनाना होगा। लैरी अपनी फायर पावर्स यूज करते हुए कहता है कि जैसे ही उसने सोचा था कि बॉडीज कहाँ गईं, उसी वक्त वो लोग बॉडीज से टकरा गए। वो बोलता है कि लो रैंकिंग डीमंस यहाँ बस असली हेल के लिए बेट की तरह रह रहे थे। उनके पास की एक जायंट रूट अचानक हिलने लगती है जिससे छोटा सा अर्थक्वेक जैसा होता है। ग्रुप लीडर मुड़कर देखता है और बोलता है कि अब वो एबिस के फाइनल बॉस के सामने है जो बहुत डेंजरस है। सिस्टम बताता है कि वो लोग एक पॉइजनस एबिसल प्लांट से भिड़ गए हैं जो एक क्लास मॉन्स्टर है। लारी चिल्लाकर अपने साथियों को बोलता है कि आंखें खुली रखना क्योंकि ये मॉन्स्टर कोई भी खतरनाक चीज कर सकता है। वो ये भी दिखाता है कि उनकी पूरी हंटिंग पार्टी डेंजरस और एक्टिव ज़ॉम्बीज बन चुकी है। उधर विंसेंट अपनी यूजुअल जॉब कर रहा है। ओवर टाइम में काम करके छोटे मोटे बोनस ले रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने 50 कॉर्प्सेस रिसाइकल करने का अचीवमेंट ले लिया है और वो खुशी से उछल जाता है। एबिस की तरफ से एक वॉर्टेक्स उसके पास खुलता है उसे रिवॉर्ड देने के लिए। विंसेंट एक्साइटेड होकर उसके पास जाता है। कुछ मोमेंट्स बाद उसे एक नॉर्मल हार्ट शेप नेकलेस और मॉन्स्टर फाइट के लिए एक नॉर्मल डैगर मिलता है। विंसेंट अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश करता है और बोलता है कि गार्बेज मैन को मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी पूरी तरह जंक ही हैं। तभी वो एक बहुत तेज रोर सुनता है। वो मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है और उसे किसी के तेजी से उसकी तरफ आने की आवाज मिलती है। उसे समझ आ जाता है कि ये या तो बहुत एडवांस्ड प्लेयर है या बहुत डेंजरस मॉन्स्टर। विंसेंट की इंस्टिंक्ट्स सही निकलती हैं क्योंकि मिसिंग हंटर्स में से एक अब ज़ॉम्बी बनकर उसकी तरफ भाग रहा होता है। वो डर जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा जो इंसान जैसा दिखे, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस उसे बचा लेते हैं। वो साइड में कूद जाता है, नहीं तो इतना जोर से वॉल पर फेंक दिया जाता कि वहीं मर जाता। सिस्टम बताता है कि उसका डेक्सटेरिटी स्किल ग्रेट टोर्च एक्टिवेट हुआ है जिससे वो ऑटोमेटिकली कुछ बैक फ्लिप्स कर जाता है। विंसेंट मानता है कि ये अपीयरेंस बहुत डरावनी थी और उसे लगा कि वो गया। वो अपने शरीर को देखता है और समझता है कि एजिलिटी स्किल बढ़ाने से वो काफी फ्लेक्सिबल और तेज हो गया है। तभी ज़ॉम्बी फिर से अटैक में आता है ताकि मेन कैरेक्टर को मिटा दे, लेकिन विंसेंट उसकी मूवमेंट नोटिस कर लेता है। कुछ ही मोमेंट्स में उसके क्लॉज विंसेंट के चेहरे से मिलीमीटर्स दूर होते हैं और वो सही टाइम पर डॉज कर लेता है। आधा सेकंड भी लेट होता तो वो मर चुका होता। विंसेंट दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ाता है। ओपोनेंट को देखकर उसे पता चलता है कि उसकी एजिलिटी ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा हो गई है। वो उसी समय गोस्ट डैश स्किल एक्टिवेट करता है ताकि ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ मिल सके। एम करते हुए वो बोलता है कि अब अटैक करने का टाइम है। वो प्राइड बोलता है कि इस बार उसका डैमेज बहुत ज्यादा होगा और सिर्फ एक पंच से ज़ॉम्बी को उड़ाकर फेंक देता है। सिस्टम बताता है कि स्ट्रेंथ स्किल यूज करके उसने एनिमी की डिफेंस तोड़ दी और फुल डैमेज दिया। विंसेंट संतोष से अपना चेहरा वाइप करता है और बोलता है कि नेक्स्ट लेवल पर जाते ही वो पहले से इनकॉम्परेबली स्ट्रॉन्गर बन गया है। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी इंटेलिजेंस स्किल अब उसे किसी भी एनिमी की वीकनेस ढूंढने में हेल्प करेगी। वो ज़ॉम्बी को ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि वो हाई लेवल है और उसकी वीक पॉइंट नेक है। वो ये भी समझता है कि ये क्रीचर फायर के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ज़ॉम्बी अजीब आवाजें निकालने लगता है जो थोड़ी ह्यूमन वॉइस जैसी लगती है। कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं ताकि एक दूसरे को खत्म कर दें। विंसेंट अपनी एजिलिटी पर भरपूर भरोसा करता है और डेडली क्लॉज से बच जाता है जो फ्लैश को बटर की तरह काट सकती हैं। एक सही टाइम पर के टैकल से वो खुद को गिरने से बचा लेता है, वरना उसकी स्पीड कम हो जाती। विंसेंट ओपोनेंट के चारों तरफ घूमता रहता है परफेक्ट मोमेंट ढूंढते हुए। उसे पता है कि एनिमी की वीक पॉइंट पर ही अटैक करना है। वो अपनी वेपन समन करने का फैसला करता है ताकि इंस्टेंट किल का चांस बढ़ जाए। ज़ॉम्बी थोड़ा कंफ्यूज है जिससे विंसेंट सिंपल डैगर कार्ड यूज करके हथियार अपने हाथ में समन कर लेता है। वो आगे बढ़कर ज़ॉम्बी की नेक पर तेज अटैक करता है। सिस्टम बताता है कि एनिमी ब्लीडिंग में है। विंसेंट ध्यान से उसकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व करता है ताकि जरूरत पड़े तो और वार कर सके। लकी बात ये कि उसकी स्ट्राइक इतनी फेटल थी कि रूट कट चुका है जो ब्रेन को कंट्रोल करता था और अब ज़ॉम्बी पूरी तरह इमोबिलाइज्ड है।
विंसेंट को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने 3 ज़ॉम्बी को किल कर दिया है। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर की असली होस्ट सोल को शांति मिलती है। विंसेंट फील करता है कि ज़ॉम्बी के शरीर का पॉइजन उसकी स्किन में घुसकर उसके ब्लड को रिप्लेस कर रहा है, पर उसकी बॉडी स्किल्स उस पॉइजन को बेकार बना देती हैं। विंसेंट खुशी से अपने वेपन को देखता है और बोलता है कि पहली बार उसने एनिमी को इतनी आसानी से खत्म किया है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो ज़ॉम्बी बॉडी को रिसाइकल करना चाहता है और विंसेंट तुरंत यस बोल देता है। बॉडी रिसाइकल होती है और विंसेंट को एक स्किल मिलता है जो उसे पॉइजन रेसिस्टेंस देता है और टॉक्सिक इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में बदल देता है। विंसेंट सोचता है कि क्या अब वो पॉइजनस सब्सटेंसेस को पानी की तरह पी सकता है। वो बिना सोचे कार्ड यूज करता है और उसे 5 इक्विपमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर वो एक बहुत टॉक्सिक आइटम निकालता है जिसे खाना बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, और विंसेंट अपनी नई स्किल टेस्ट करना चाहता है। वो फ्लास्क अनकॉक करता है जिसमें डेडली पॉइजन है और बोलता है कि उसे सच में जानना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। वो एक सिप लेता है। सिस्टम बताता है कि पॉइजन रेजिस्टेंस इफेक्ट की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट हीलिंग में बदल गया है। उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। विंसेंट को याद आता है कि इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा होगी एनिमी की वीकनेस उतनी जल्दी मिलेंगी, तो वो पॉइंट्स इस स्किल में लगा देता है। अब उसकी सभी मेन स्टैट्स 40 पर हैं और इंटेलिजेंस 50 पर है, पर उसकी जीत ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि उसके पीछे ट्री ज़ॉम्बीज की एक और छोटी बैच आ जाती है। विंसेंट धीरे धीरे मुड़ता है और सोचता है कि क्या स्वीप करते समय उसने कोई मॉन्स्टर मिस कर दिया था, लेकिन जो वो देखता है उससे वो तुरंत सीरियस हो जाता है और समझ जाता है कि उसे अपनी बैटल टैक्टिक्स बदलनी होंगी क्योंकि अब उसके सामने इतने मॉन्स्टर्स हैं जो कुछ ही सेकंड्स में उसे मिटा सकते हैं। विंसेंट बोलता है कि शायद उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, लेकिन उसे वही वर्ड्स रोक देते हैं जिन्होंने उसे पहले हर्ट किया था। उसे रियलाइज होता है कि सब उसे एक बेकार, किसी काम के नहीं, ऐसा पैथेटिक इंसान समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विंसेंट फैसला करता है कि वो इन प्रॉब्लम से भागेगा नहीं और अपनी स्वॉर्ड को और टाइट पकड़कर कहता है कि अब वो सबको दिखाएगा कि वो रियल में कौन है। अपनी डेटी को बुलाते हुए वो आगे रश करता है, बोलते हुए कि अब वो किसी को भी खुद पर नीचे देखने नहीं देगा। उधर बैटल ग्रुप उन बाकी फाइटर्स से लड़ रहा है जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और इस लड़ाई में गिर गए थे। दूसरे फाइटर्स से बने ज़ॉम्बीज नॉर्मल सिटीजन्स की तुलना में बहुत ज्यादा सीरियस फाइट कर रहे हैं। ग्रुप का लीडर कहता है कि ये लोग भले ही कॉर्प्सेस हैं लेकिन फिर भी काफी जबरदस्त और स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। उसे ये भी समझ आ रहा है कि कार्निवोरस प्लांट अभी भी मौजूद है और उससे डील करना पड़ेगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उससे निपटे कैसे। उन्हें एहसास होता है कि उनकी संख्या कम है, तो लीडर टीम से बोलता है कि तुरंत रिट्रीट करना होगा ताकि वो रीग्रुप कर सके। दुर्भाग्य से रिट्रीट करते ही ग्रुप का एक मेंबर तुरंत मारा जाता है जब एक फाइटर उसकी बॉडी को अपने डैगर से पियर्स कर देता है। एक और फाइटर मॉन्स्टर्स से लड़ाई में मारा जाता है और तुरंत एक और ब्रेनलेस सोल्जर में बदल दिया जाता है। ग्रुप का लीडर बस लैरी को लेकर पीछे हटने की कोशिश करता है, बोलते हुए कि ये मॉन्स्टर्स उनके बिल्कुल पीछे पड़े हैं। एस्केलेटर्स तक पहुंचते ही कैप्टन रुककर ओपोनेंट्स को रोकने की कोशिश करता है। लैरी भागता रहता है सोचते हुए कि वो तो यहाँ सिर्फ पैसे और इक्विपमेंट के लिए आया था और यहाँ मर जाना पूरी तरह से स्टूपिडिटी होगी। कैप्टन को देखकर उसके दिमाग में एक गंदी इमेजिनेशन आती है और वो तुरंत उस पर एक पैरालाइजिंग स्पेल फेंक देता है। कैप्टन मुड़कर पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है, याद दिलाते हुए कि वो दोनों एक ही टीम में हैं। लैरी बोलता है कि ये कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन कैप्टन को अपनी जान कुर्बान करनी होगी ताकि ये मॉन्स्टर्स रुक सके। ऐसा बोलकर वो भागता रहता है और कहता है कि बाहर निकलने के बाद वो कैप्टन के फ्यूनरल का पैसा दे देगा। कैप्टन उसे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत कई फेटल ब्लोज मिलते हैं। लैरी सोचता है कि एस्केप करके उसका कुछ नहीं जाएगा, उसके पास कुछ आइटम्स हैं और टीम के मरने का एक एक्सक्यूज भी बना लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो विंसेंट से टकराता है और बैलेंस खोकर गिर जाता है। विंसेंट उस मैन को देखता है जिसने उसके बारे में बुरा बोला था और समझ जाता है कि अभी अभी उसने अपनी पैथेटिक जिंदगी बचाने के लिए क्या किया। लैरी भी शॉक्ड होकर ऊपर देखता है और समझ नहीं पाता कि विंसेंट अभी तक जिंदा कैसे है। विंसेंट उससे पूछता है कि क्या उसने सच में अपने कैप्टन को बिट्रे कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो भाग सके बिना उसे बचाने की कोशिश किए। लैरी नीचे देखता है और विंसेंट के पीछे ढेर सारे मॉन्स्टर्स को प्रोसेस होते हुए देखता है। वो शॉक में पूछता है कि क्या विंसेंट ने ये सब किया है। ये सोच भी नहीं पा रहा कि इतना पैथेटिक दिखने वाला मैन इतने ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकता है। लेकिन लैरी के दिमाग में एक नया इविल प्लान बन रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि विंसेंट उसे एक्सपोज कर देगा। तुरंत वो एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि विंसेंट को खुद को इन क्रीचर्स को खिलाकर स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए, लेकिन विंसेंट ने अपने स्किल्स काफी अपग्रेड कर लिए होते हैं, इसलिए ये वीक अटैक ब्लॉक हो जाता है और उल्टा अटैकर
टक्कर को ही लग जाता है। लैरी दर्द से गिर जाता है और विंसेंट से पूछता है कि उसने क्या किया, उसे चलते फिरते ट्रैश का टुकड़ा बोलते हुए। विंसेंट उसे स्कमबैग कहता है और बोलता है कि ट्रेटर होना पैथेटिक ट्रैश होने से भी बदतर है। हाथ लैरी की तरफ बढ़ जाते हैं। लैरी भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर पकड़कर उसे एबिस की तरफ घसीटा जाता है। सिस्टम बताता है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है लेकिन लैरी की बॉडी अभी भी एबिस में सक नहीं हो रही। कुछ देर बाद डेटी के हाथ नेगेटिव जेस्चर करते हैं और सिस्टम बताता है कि ये गार्बेज रिसाइकल नहीं हो सकता। विंसेंट थककर घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि कभी कभी कचरे को बस फेंकना पड़ता है क्योंकि उसे प्रॉपरली रिसाइकल भी नहीं कर सकते। सिस्टम विंसेंट को बताता है कि उसकी गार्बेज प्रोसेसिंग स्किल अपग्रेड हो गई है और उसे 3 मिनट स्पेल मास्टर एक्सपीरियंस की कार्ड मिलती है। विंसेंट बोलता है कि ये गिफ्ट परफेक्ट टाइम पर आया है और वो इसे लेकर स्किल्स रिवर्क करेगा। कार्ड यूज करते ही उसका शरीर नए एनर्जी से भर जाता है और उसे लैरी वाली स्किल्स मिल जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके पास स्पेल्स कास्ट करने के लिए पर्याप्त स्टैट्स हैं, तभी मॉन्स्टर्स फिर से आने लगते हैं। विंसेंट ट्री ज़ॉम्बीज की आर्माडा को आते हुए देखकर अपने नए स्किल्स टेस्ट करने की तैयारी करता है। विंसेंट फायरबॉल टेक्निक रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और अपने फिंगर्स को खास तरीके से फोल्ड करता है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसके हाथ से एनर्जी के बड़े स्ट्रीम्स निकलते हैं और एक पावरफुल एक्सप्लोजन बन जाता है। ये ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरे फ्लोर के ग्लास टूट जाते हैं और हल्का अर्थक्वेक भी महसूस होता है। स्मोक हटने के बाद विंसेंट को एनिमीज की सिर्फ एक बड़ी ऐश की ढेर बची दिखाई देती है। वो चिल्लाता है कि उसे तो अपने ओपोनेंट्स को रिसाइकल करना था लेकिन अब बस एशेस बची हैं। उसी समय एक अनडेड फाइटर ट्विन डैगर्स के साथ उसके पीछे आ जाता है और फेटल ब्लो देने की तैयारी करता है। विंसेंट खतरे को टाइम पर समझ लेता है और जल्दी से डॉज करता है। मिड एयर में घूमते हुए वो देखता है कि मॉन्स्टर फिर से अटैक के लिए तैयार है। विंसेंट अब काफी काम है क्योंकि वो इनसे लड़ाई का आदी हो चुका है। असैसिन की डेडली अटैक से बचते हुए वो अपनी सिंपल डैगर समन करता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। दोनों एक साथ अटैक करते हैं और सही टाइमिंग पर सोर्ड्स क्रॉस करके ब्लॉक कर लेते हैं। विंसेंट समझ जाता है कि वो लंबे टाइम तक क्लोज कॉम्बैट में नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसके क्लोज कॉम्बैट स्किल्स वीक हैं। वो पीछे पड़े डेड कैप्टन को देखता है और सोचता है कि उसके रिमेन्स यूज करके स्किल्स लेनी होंगी। वो कहता है कि अगर ये चीज फिर से उठ गई तो बहुत बुरा होगा, इसलिए इसे जल्दी रिसाइकल करना पड़ेगा। टीटी उसे जल्दी से एक गोल्डन शील्ड देता है जिससे वो एक डायरेक्शन से आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर सके। विंसेंट तुरंत ये एडवांटेज लेने का फैसला करता है क्योंकि उसका ओपोनेंट इतनी प्रोटेक्शन नहीं रखता। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ता है ताकि काउंटर अटैक ब्लॉक करे और उसी मोमेंट में सोर्ड स्ट्राइक दे। एक स्मार्ट टैक्टिकल मूव से वो बिना चोट खाए निकल जाता है और ओपोनेंट की हेड साफ काट देता है। विंसेंट शॉक में खड़ा रहता है और देखता है कि ज़ॉम्बी की हेड जमीन पर गिरती है और बॉडी वहीं ढह जाती है। विंसेंट उस अनलकी हंटर से माफी मांगता है जो इस मॉन्स्टर का शिकार हुआ और बोलता है कि उसे भी रिसाइकल करना पड़ेगा। डेटी के एक और ज़ॉम्बी को रेस्ट देने के बाद उसे डैगर मास्टरी कार्ड मिलती है जो उसके स्किल्स को काफी इंप्रूव कर देती है। अब विंसेंट एक असैसिन की तरह डैगर चला सकता है और उसे पियर्सिंग अटैक से इम्यूनिटी भी मिलती है। अचानक ढेर सारे पेड़ के ज़ॉम्बीज फिर से प्रकट होते हैं और विंसेंट को फाड़ने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं लेकिन हमारा ब्रेव हीरो तेजी से आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि गार्बेज मैन होना इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे लगातार यूनिक स्किल्स मिलते रहते हैं। डिटर्मिनेशन उसके पूरे शरीर में भर जाती है और वो तैयार होता है कि चाहे दुश्मन कितने भी ज्यादा हों, वो यहाँ से जिंदा निकलने के लिए लड़ाई करेगा। उसे ये मिशन भी याद आता है जिसमें लिखा था कि अगर वो डेड ग्रुप की बॉडीज नहीं लाते तो मिशन फेल माना जाएगा। फिर भी वो लड़ाई जारी रखने का फैसला करता है, एक के बाद एक ओपोनेंट को हराते हुए और नई नई स्किल्स हासिल करते हुए। कुछ समय बाद एक अननोन शख्स एक ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसे इस गेम के रूल्स ठीक से समझ नहीं आ रहे। उससे पूछा जाता है कि उन्होंने फाल्कन स्क्वाड की बॉडीज ढूंढी या नहीं, जिस पर वो बोलता है कि हाँ, बॉडीज मिली थी लेकिन वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड थी। उनसे पूछा जाता है ये प्रोसेस्ड का मतलब क्या है, तो वो बताता है कि वहाँ एक यंग मैन था, उसकी अमेजिंग एबिलिटीज देखकर लगता है। अननोन शख्स के मुताबिक इस मैन में ऐसी एबिलिटीज थी कि उसने पूरी ग्रुप की बॉडीज को अबिस में खींचकर उन्हें डिवॉर करा दिया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लैरी निकलता है जिसने खुद की बनाई हुई वर्जन बताने के लिए स्पेशल एजेंसी से कांटेक्ट किया। चीफ खुद इंटरोगेशन रूम में आता है ताकि अपनी सफाई दे सके और अपने लिए एक स्टेबल एलिबाई बना सके। स्टाफ उसे बताते हैं कि वो अकेला सर्वाइवर है और जिस आदमी का वो जिक्र कर रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो ये भी कहते हैं कि लैरी का लेवल गिरकर लेवल 1 हो गया था जब वो मिला और लैरी कहता है कि उसी आदमी ने उसकी एबिलिटीज रीवर्क कर दी थी। लैरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है
है कि वो मैन असल में ट्रैश मैन था, लेकिन उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये बोलना कितना स्टूपिड लग रहा है। स्टाफ बताते हैं कि लैरी का एबिसल एनर्जी कॉन्टामिनेशन बहुत हाई है, इसलिए उसे हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। उधर विंसेंट सारे मैजिक क्रिस्टल्स ब्लैक मार्केट में बेचने का सोचता है, लेकिन उसे सिर्फ 1/3 प्राइस मिलती है। इतनी हैवी टैक्स के बाद भी उसके पास बस इतना आता है कि वो अपने डेट्स चुका सके। विंसेंट ये भी समझ जाता है कि उसे लो प्रोफाइल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक हिडन प्रोफेशन अवेकन किया है और पकड़ा गया तो उसे स्टडी करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो फैसला करता है कि जब तक वो आजाद है, जितना पैसा कमा सकता है कमाएगा, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। इसके बाद वो खुद को एक नए बैटल ग्रुप में पाता है जो अनाउंस करता है कि वो एक नए एबिसल पोर्टल में जाने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि उसे सबसे ब्रेव और स्ट्रॉन्गेस्ट लोग चाहिए। विंसेंट आगे बढ़कर बोलता है कि शायद वो इस रोल के लिए ठीक रहेगा। उससे पूछा जाता है कि उसका लेवल क्या है और वो मजबूरी में कन्फेस करता है कि वो लेवल 1 स्कैवेंजर है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जोर से हंसता है और कहता है कि ऐसा लूजर सिर्फ करेज के बल पर ही यहाँ खड़ा हो सकता है, और उसे दूर जाने को कहता है। विंसेंट मन में सोचता है कि यही तो उसका प्लान है, क्योंकि साइड किक बनकर वो बॉडीज को सीक्रेटली प्रोसेस कर सकता है। तभी अचानक एक अननोन लड़की बीच में बोल पड़ती है और कमांड देते हुए कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटर विंसेंट को जाने दे। सब उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि वो एक मशहूर फैमिली की बेटी है और अभी अभी अपनी गॉड चोजन प्रोफेशन में अवेकन हुई है। इस लड़की का नाम एमिली है। डिस्ट्रीब्यूटर के वार्निंग देने के बावजूद एमिली कहती है कि उसे नंबर्स के लिए और लोग चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर का चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो कहता है कि वो सब लोग यहाँ सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हैं और उसके ऑर्डर मानेंगे। विंसेंट खुश होता है कि सब ठीक हो गया और समझता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसे एक पूरी तरह से बेकार दिखने वाले इंसान का रोल प्ले करना पड़ा है। एमिली को देखकर उसे फील होता है कि उसने उसे कहीं पहले भी देखा है और सोचता है कि वो कब मिले होंगे। कुछ देर बाद उसे याद आने लगता है और उसकी मेमोरी उसे 2 साल पहले की घटनाओं में ले जाती है। ये वही लड़की है जो उसके साथ लड़ी थी और एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए लगभग हार गई थी। विंसेंट उसकी मदद करने आया और मॉन्स्टर को फाइनल ब्लो दे दिया, जिससे उसे एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। मॉन्स्टर डरावना और खतरनाक था, फिर भी विंसेंट ने अपनी जिंदगी रिस्क पर लगाकर अपनी एलाई की मदद की और खुद को इम्प्रूव किया। एमिली उससे पूछती है कि क्या वो सच में स्कैवेंजर है, क्योंकि इतनी डेंजरस मॉन्स्टर को कैसे मार पाया। विंसेंट गर्व से बोलता है कि ये पहली बार है जब वो ऐसा मॉन्स्टर किल कर पाया और उसे एक और एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। वो एमिली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। एमिली कहती है कि उसने सुना है कि इस तरह लेवल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसने कोई भी इंसान नहीं देखा जो इतनी रिस्क ले। वो पूछती है कि क्या विंसेंट सच में इस तरह एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है और क्यों। विंसेंट अपने मोटिव्स नहीं छुपाता और साफ शब्दों में बोलता है कि वो ये सिर्फ पैसे के लिए करता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। एमिली मानती है कि वो एक भी वर्ड पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि उसे ये तरीका बहुत रिस्की लगता है। विंसेंट उसे याद दिलाता है कि वो अपनी प्रोफेशन की वजह से लकी है और बताता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि बाकी लोगों को कैसे सरवाइव करना पड़ता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास कोई टीम नहीं है और डीमंस मिलते ही वो उन पर सीधा अटैक कर देती है, बिल्कुल रेकलेस होकर। विंसेंट उससे पूछता है कि वो आखिर चाहती क्या है। एमिली कहती है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और इस डेंजरस जगह को सबसे पहले कॉन्कर करना चाहती है। एमिली विंसेंट से पूछती है कि वो अपना प्रोफेशन बदलने के लिए इतनी रिस्क क्यों ले रहा है। विंसेंट बताता है कि वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका मेन गोल अपने रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन है। एमिली को ये नोबल गोल सुनकर सच में प्रेरणा मिलती है और वो विंसेंट का नाम पूछती है। विंसेंट थोड़ा सोचकर उसे अपना रियल नाम बताता है, क्योंकि वो एमिली में एक ऐसा इंसान देखता है जिससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। एमिली भी अपना नाम बताती है और बोलती है कि उसे पूरा भरोसा है कि विंसेंट एक दिन अपना प्रोफेशन बदल सकेगा और जब ऐसा होगा तो वो उसकी टीम में शामिल हो सकता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि एक ट्रेडिशनल हैंडशेक से वादा पक्का कर लेते हैं। विंसेंट ये सुनकर समझता है कि अब उसे जितना हो सके उतनी मेहनत करनी होगी। एमिली बताती है कि उसके नाम पर अभी तक 30 मॉन्स्टर्स हैं, तो विंसेंट को उसे कैचअप करना होगा। थोड़ी देर बाद उसके गार्ड्स डंजन्स में पहुंच जाते हैं और विंसेंट को दूर करते हुए एमिली से कहते हैं कि उनके बॉस गुस्से से पागल हो गए थे जब उन्हें पता चला कि उनकी प्रेशियस बेटी एबिस के अंदर भाग गई थी। एमिली जल्दी से संभलती है और एक छोटा सा स्टोन विंसेंट की तरफ फेंकती है, कहती है कि इसे पकड़ो। विंसेंट आसानी से एबिस क्रिस्टल पकड़ लेता है और देखता है कि ये काफी वैल्यूएबल चीज है। एमिली मुस्कुराकर कहती है कि जायंट मॉन्स्टर को खत्म करने की इनक्रेडिबल ब्रेवरी दिखाने के लिए ये उसका पहला रिवॉर्ड है। विंसेंट उसे हाथ हिलाकर धन्यवाद देता है और डंजन से बाहर जाने लगता है। उसके ड्रीमी थॉट्स को अचानक एक ग्रुप मेंबर तोड़ देता है, जो उसके सिर पर हल्की सी टैप करके कहता है कि यहाँ खड़े मत रहो। विंसेंट मुस्कुराकर कहता है कि वो कोशिश करेगा कि दूसरों के लिए बोझ न बने, जबकि एमिली
आसपास शांति से देख रही होती है। साफ दिख रहा था कि इतने लंबे सेपरेशन के बाद लड़की उसे भूल चुकी है, इसलिए पहली बार में उसे डिस्टेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है। कुछ देर बाद एमिली सबको आगे बढ़ने का आदेश देती है ताकि वो डंजन कॉन्कर कर सके। विंसेंट भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि इस बार भी वो पैसे कमाने और जिंदा वापस लौटने का प्लान रखता है। द लास्ट टाइम वो अबिस से बाहर आया था तब उसने गोल्डन शील्ड वाला स्किल और डैगर स्किल दोनों मास्टर कर लिए थे, लेकिन बोनस के तौर पर बस यही मिला था। इसके अलावा उसके पास बर्सर्क वाली एबिलिटी भी है जो किसी भी इंसान के लिए काफी काम की है, जो अबिस में अक्सर जाता है। और साथ ही उसने अबिस के बॉस को हराया था और रिवॉर्ड भी ले लिया था, जो अपने आप में काफी वैल्यूएबल गिफ्ट है। एक जायंट डैम और एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करके उसे सुपर जनरेट वाली एबिलिटी मिली है, जिससे वो अपनी हेल्थ इंस्टेंटली रिस्टोर कर सकता है। अपनी इस कमाल की वर्सेटिलिटी की वजह से विंसेंट अब कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है, उसे बिल्कुल भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। विंसेंट अपने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो इस बार काफी ज्यादा थे क्योंकि उसने लास्ट टाइम सब कुछ रिसाइकल कर दिया था जो भी उसके काम का था। साथ में वो ऑल सीइंग विंडो वाला स्किल भी यूज करता है ताकि एक्स्ट्रा परसेप्शन पैरामीटर्स मिल सके। जब वो अपने एलाइज को असेस करता है तो उसे पता चलता है कि वॉरियर के पास सिर्फ 12 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, जबकि विंसेंट ऑलरेडी 100 से ऊपर है। फिर भी वो अपने कॉमरेड्स के साथ चुपचाप चलता रहता है, बिना जरूरत के अपनी इनक्रेडिबल स्किल्स शो नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद जमीन हल्की सी हिलती है और विंसेंट तुरंत समझ जाता है कि शायद इन वॉल्स के अंदर कुछ बहुत खतरनाक है। कॉमरेड्स पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या था और क्या कोई मॉन्स्टर उन्हें पीछे से अटैक करने वाला है। विंसेंट तुरंत ब्रिक को वापस फिट कर देता है और कहता है कि ये पूरी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर थोड़ी अनस्टेबल है, फिर हल्का सा हंस देता है। अचानक एक फाइटर चिल्लाता है कि उसने एक चेस्ट ढूंढा है जो काफी रेयर चीज है। वो जल्दी समझ जाते हैं कि ये चेस्ट हाई लेवल का है, यानी बिना डैगर मास्टर के ये ओपन नहीं होगा। विंसेंट थोड़ा आगे बढ़कर कहता है कि वो इस चेस्ट को ट्राई कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़े स्किल्स हैं। उसके साथ वाले लोग उसे आगे बढ़ने देते हैं। विंसेंट जल्दी से लॉक पिक करना शुरू करता है और कुछ ही सेकंड्स में चेस्ट ओपन कर देता है, मन ही मन सोचते हुए कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ना कितना इजी था। उसका कॉमरेड कहता है कि सिर्फ लेवल 4 से ऊपर वाला डैगर मास्टर ही ऐसे लॉक्स तोड़ सकता है, जिस पर विंसेंट कैजुअली जवाब देता है कि स्कैवेंजर्स भी ये कर सकते हैं। फाइटर्स कहते हैं कि चेस्ट का सामान मिशन के बाद बांटा जाएगा और स्क्वाड आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपने एक साथी को रोकता है और कहता है कि आगे कुछ डेंजरस लग रहा है। वो कुछ कदम आगे जाकर एक स्मॉल पेबल फेंकता है जो दीवारों से टकरा कर उछलता है। सेकंड्स में वॉल्स हिलती हैं और रेजर शार्प स्पाइक्स बाहर निकल आते हैं। पार्टनर विंसेंट से पूछता है कि क्या वो सच में न्यूबी है, जिस पर वो हंसकर कहता है कि वो एक्सपीरियंस्ड गार्बेज मैन है और ऐसी ट्रैप्स उसे पहले भी बहुत मिले हैं। एमिली बस उसे देखती रहती है, अभी भी कुछ बोलती नहीं, और ऐसा लगता है जैसे वो गहरी सोच में है। बाकी ग्रुप विंसेंट की स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है, जबकि विंसेंट सोचता है कि ये ट्रैप वो अपने हाई इंटेलिजेंस की वजह से समझ पाया। एक प्लेयर उसे रिवॉर्ड देता है जो एक ब्रोकन हेड है, जो सिर्फ लेवल 1 पर यूज हो सकता है। विंसेंट सोचता है कि उसके एलाइज अभी भी उसे यूजलेस समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वो एक बड़ी रूम में पहुंचते हैं। सिस्टम बताता है कि ये रिवॉर्ड रूम है, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस ट्रैप्स पास करने के रिवॉर्ड हैं। एमिली कहती है कि अभी खुश होने का टाइम नहीं है, ये ट्रैप भी हो सकता है। वॉरियर बस एक स्टोन स्लैब देखकर बोलता है कि यही रिवॉर्ड है। वो बिना सोचे समझे स्लैब को उठाता है और कहता है कि अब चलो घर चलते हैं, लेकिन तुरंत ही उस बोल से ब्लड फाउंटेन फूटने लगता है और सिस्टम बताता है कि ब्लड टेस्ट शुरू होने वाला है। एमिली अपने एलाई को इडियट बोलती है और कहती है कि ये रिवॉर्ड रूम नहीं बल्कि फूल्स के लिए ट्रैप है। डेंस फॉग में से एक ब्लडी नाइटमेयर नाम का भयानक क्रीचर बाहर आता है, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। एमिली अपना वेपन निकालती है और दूसरों को पीछे हटकर फाइट करने के लिए तैयार रहने को कहती है। कुछ ही मोमेंट्स में वो लोग कई सारे छोटे मॉन्स्टर्स से घिर जाते हैं जो नाइटमेयर के मिनियंस हैं। विंसेंट सोचता है कि उसे अपनी असली स्ट्रेंथ का बस 25% यूज करना है ताकि किसी को उसके सीक्रेट का शक ना हो। वो अपनी रिंग यूज करता है जिससे वो अपने स्टैट्स को कम कर सकता है, जो टेम्पररी होता है। मॉन्स्टर्स ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो विंसेंट स्कैवेंजर स्पिरिट वाला स्किल यूज करता है और अपने स्टैट्स बढ़ाता है। बाकी टीम भी अपनी पूरी कोशिश करती है। एमिली भी अपने विरोधियों को आसानी से खत्म कर देती है। फिर वो विंसेंट की तरफ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि विंसेंट ने नाइटमेयर स्पॉन को सिर्फ एक ही हिट में मार दिया था, वो भी स्टैट्स रिड्यूस होने के बावजूद। एमिली उसे ध्यान से देखती रहती है, तभी एक मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराती। बिना मूव किए वो एक फास्ट और डेडली स्वॉर्ड स्विंग से उस मॉन्स्टर को काट देती है। बजकर देखता है कि मॉन्स्टर्स एक ही हिट में फट जा रहे हैं और उसे सब कुछ बहुत सस्पिशियस लगता है। नाइटमेयर क्रीचर्स इंसानों जैसा रूप लेकर
आकर उनके स्किल्स को कॉपी करने लगते हैं। हर डेथ से वो और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सॉर्सरेस बर्जर्कर की तारीफ करती है कि वो अच्छा लड़ रहा है, लेकिन तभी एक और नाइटमेयर क्रीचर अचानक प्रकट होता है। बर्जर्कर समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है और तभी मॉन्स्टर एक तेज अटैक में उसकी आर्म काट देता है। बर्जर्कर दर्द से चीखता है और कुछ हीरोज उम्मीद खो देते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को सिर काटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर बर्जर्कर को मारने ही वाला होता है कि उसका वार हवा में रुक जाता है। एमिली उस पर कूदकर उसे फ्रीज कर देती है और ताना मारती है कि कितने एलाइज कितने हेल्पलेस हैं। वो मॉन्स्टर को खत्म करने की तैयारी करती है और कहती है कि ये एनिमी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। एलाइज को पैथेटिक बोलकर वो उन्हें डांटती है, लेकिन स्पॉन बार बार रिस्पॉन हो रहा है। सॉर्सरेस कहती है कि ये क्रीचर्स बहुत फास्ट है और वो एक साथ इन्हें खत्म करने वाला मैजिक कास्ट नहीं कर पा रही। विंसेंट कहता है कि अगर सोर्ड बेकार है तो कोई और स्पेल यूज करना चाहिए और वो आगे बढ़ता है। प्रॉपर तैयारी करके वो बिग बैंग वाला स्किल यूज करता है ताकि बड़ी जगह को कवर करके सबको साफ कर सके। सॉर्सरेस कहती है कि बिग बैंग वाला स्पेल हाई लेवल पर कास्ट होता है और इतनी जल्दी कास्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। शी ऑल्सो अपने आप से पूछती है कि एक फर्स्ट लेवल वाला प्लेयर ऐसे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कैसे कर पा रहा है। मीनवाइल ब्लडी नाइटमेयर अभी भी हराया नहीं गया है और बार बार उठकर इंट्रूडर्स को खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। उसके कई मिनियंस विंसेंट पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि अपनी रेजर शार्प दांतों से उसे चबा सके। विंसेंट उन्हें पास आने देता है, फिर एक जोरदार बैटल क्राई निकालता है जिससे वो कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। ब्लड नाइटमेयर्स के क्रीचर्स शॉक में जम जाते हैं। विंसेंट उसी समय आगे की तरफ दौड़ता है और बर्जर्कर स्टेट में चला जाता है जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। वो सिर्फ पंचेस से ही कई ओपोनेंट्स को बड़ी आसानी और ग्रेस के साथ कुचल देता है, लेकिन उसे दिखता है कि उसके मारने के बाद भी उनके पीसेस एक दूसरे से जुड़कर वापस खड़े हो रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि इस बार ये क्रीचर कुछ ज्यादा एक्सप्रेसिव रूप ले रहा है। कुछ सेकंड्स में उसके सामने कई दसियों मीटर ऊंचा एक ह्यूज ब्लॉक जैसा मॉन्स्टर बन जाता है। सॉर्सरेस इस मॉन्स्टर को देखकर शॉक में पूछती है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया। विंसेंट कहता है कि शायद ये सारे छोटे मॉन्स्टर्स एक साथ मर्ज होकर एक बड़ा क्रीचर बन गए हैं ताकि सबको एक साथ खत्म कर सके। सॉर्सरेस कहती है कि ये क्रीचर इस जगह के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अब ये रॉयल लेवल क्रीचर बन चुका है। विंसेंट समझाता है कि ब्लडी नाइटमेयर अपने ओपोनेंट को इमिटेट कर सकता है और सोचता है कि ये किंग रैंक मॉन्स्टर आखिर किसे इमिटेट कर रहा है। तभी ब्लड जायंट अपना हाथ विंसेंट की तरफ बढ़ाता है ताकि उसे पकड़कर कुचल दे। उसके वार की ताकत इतनी भयानक होती है कि एक छोटा सा अर्थक्वेक जैसा झटका लग जाता है, लेकिन मुख्य मैन किसी तरह मिरेकल की तरह उस अटैक से बच जाता है और पीछे कूदकर सेफ दूरी पर पहुंच जाता है। विंसेंट समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर शायद उसे इमिटेट कर रहा है, जिसका मतलब इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। एमिली कॉन्फिडेंटली आगे आती है और बाकी सबको पीछे हटने को कहती है। वो बोलती है कि वो इस मॉन्स्टर को आसानी से निपटा देगी और कुछ ही मिनटों में खत्म कर देगी। ब्लडी नाइटमेयर एमिली पर अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन एमिली ही पहले इनिशिएटिव ले लेती है। वो तेजी से उसकी अटैक्स डॉज करते हुए उसके बॉडी पर चढ़ जाती है। कुछ ही मोमेंट्स में वो हवा में जंप करती है ताकि सही एंगल से अटैक कर सके। ब्लडी नाइटमेयर समझ जाता है कि वो एमिली को गिराने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश नहीं कर पाएगा और बस डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिससे एमिली उसे सीधे सिर पर हिट नहीं कर पाती। विंसेंट एमिली को देखकर हैरान और इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर के क्लॉ को इतनी आसानी से फ्रीज कर दिया, लेकिन ये मॉन्स्टर जैसा है उसे खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं है। ब्लडी नाइटमेयर एमिली को पकड़ने और न्यूट्रलाइज करने के लिए आगे झपटता है। एमिली हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये क्रीचर इतनी ड्यूरेबिलिटी, चालाकी और फास्ट मूवमेंट्स दिखाएगा। वो अपने वेपन से उसका वार रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसका स्वॉर्ड एक तरफ उछल जाता है, लेकिन वो किसी तरह उसे पकड़ लेती है। वो अपने बैलेंस को संभाल कर जमीन पर सॉफ्टली लैंड करती है। वो समझ जाती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा और उसे टैक्टिक्स बदलनी होंगी। उसे याद आता है कि गार्ड्स ने उसे बताया था कि इस मड की एनर्जी बहुत अनस्टेबल है और अकेले जाना ठीक नहीं है, लेकिन एमिली ने तब कहा था कि उसका गोल एबिस टावर की सबसे हाई लेवल वाली जगह को कॉन्कर करना है। वो सोचती है कि उसका प्रोग्रेस अभी भी काफी कम है और वो अपने बड़े सिबलिंग्स से बहुत पीछे है। वो अगले अटैक के लिए तैयार होती है और ये सिंपल ट्रूथ समझती है कि अगर वो खुद समस्या से नहीं निपट पाती तो वो अपने ग्रेट फैमिली नेम के लायक नहीं है। मॉन्स्टर एक और भयानक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली एक स्पेशल फ्रॉस्ट शील्ड बनाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विंसेंट
विंसेंट एमिली की रिक्वेस्ट पर बिना इंटरफियर किए देखता रहता है। आइस सोर्ड वाली एमिली फिर अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी एबिलिटीज और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मोमेंट्स में वो फ्रॉस्ट फ्लैग जमीन पर गिराती है, जिससे उसकी और उसके एलाइज की स्पीड 50% तक बढ़ जाती है। फ्लैग जैसी ही जमीन छूता है वो इंस्टेंटली फ्रीज होकर कई दिशाओं में फैलने लगता है। थोड़ी देर बाद एमिली की तरफ से एक ह्यूज आइस वेव निकलती है जो ब्लडी नाइटमेयर को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेती है। मॉन्स्टर पलक झपकते ही आइस स्टैचू बन जाता है, लेकिन एमिली समझती है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई। वो आगे दौड़ती है ताकि फाइनल ब्लो दे सके। वो जानती है कि आइस उसे किल न भी करे तो भी काफी देर रोक देगा। वो कॉमेट स्ट्राइक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और जायंट पर क्रशिंग डिफीट देने की कोशिश करती है। विंसेंट देखता है और कहता है कि उसने गॉड्स चोजन प्रोफेशन की पावर ऐसी कभी इमेजिन नहीं की थी। वो सोचता है कि आखिर स्ट्रॉन्गर कौन निकलेगा, लेकिन एमिली की पावरफुल अटैक का भी मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। एमिली का कॉन्फिडेंस और एरोगेंस तो हाई है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो मॉन्स्टर को सीरियस डैमेज नहीं दे पाती और ब्लडी नाइटमेयर अब भी फुल पावर में खड़ा है। जायंट फिर एमिली पर अटैक करता है। एमिली उसकी अटैक्स डॉज करती है, लेकिन सोचती रहती है कि उसकी ताकत अभी भी उसके सिबलिंग्स के बराबर नहीं है। वो खुद को इंसल्ट करती है और सोचती है कि ग्रेट फैमिली नेम होने के बावजूद भी वो खुद को आउटकास्ट और वीकेस्ट लिंक फील करती है। उसके दिमाग में फैमिली के वर्ड्स गूंजते हैं कि वो डिस्ग्रेस है और बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस है। एमिली समझती है कि यह सब रुकने के लिए उसे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, चाहे उसे छोटे लेवल से शुरू करना पड़े। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि इस मॉन्स्टर को वो खुद ही हराएगी। आखिरकार वो अपने ओपोनेंट की रेसिस्टेंस को पार करती है और एक पावरफुल ब्लो मारती है, लेकिन उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। विंसेंट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि पावर बैलेंस पूरी तरह बदल गया है और उसे पता चलता है कि अब एमिली बहुत मुश्किल में है। एमिली भी समझती है कि वो बहुत खराब पोजीशन में आ चुकी है और मॉन्स्टर के अगले अटैक से नहीं बच पाएगी। ब्लडी नाइटमेयर तुरंत इसका फायदा उठाता है और एमिली पर एक पावरफुल ब्लो करता है। एमिली इनक्रेडिबल पेन फील करती है और उम्मीद करती है कि कोई उसकी मदद करे। सॉर्सरेस मान लेती है कि एमिली शायद मारी जा चुकी है और बाकी को भागने को कहती है। मीनवाइल मॉन्स्टर एमिली को खत्म करने के लिए दूसरा हाथ उठाता है। विंसेंट समझ जाता है कि उसे अब कुछ करना ही पड़ेगा। वो आगे कूदता है, अपने हाथ आगे बढ़ाता है और फायर मैजिक से मॉन्स्टर के अटैक को रोकता है। सॉर्सरेस और बाकी लोग शॉक में जायंट मॉन्स्टर का गिरता हुआ हिस्सा देखते हैं। वो भागकर साइड में होते हैं और देखते हैं कि ब्लडी नाइटमेयर का पूरा आर्म ऐसे गिरा है जैसे किसी ने उसे एकदम क्लीन कट किया हो। एमिली जल्दी से होश में आती है और खड़े होकर आसपास देखती है कि अब उसे क्या करना है, लेकिन उसकी नजर तुरंत विंसेंट पर जाती है क्योंकि उसने अपनी पावर से स्क्वीन तक को इम्प्रेस कर दिया है। मीनवाइल मुख्य मैन खुद आगे भागता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता रहे और अपनी टीम को रीग्रुप होने का टाइम मिल जाए। वो सीइंग आई की स्किल से ओपोनेंट के वीक पॉइंट्स भी ढूंढता है ताकि उनका फायदा ले सके। विंसेंट सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर रॉयल लेवल तक पहुंच गया तो ये किसी भी हालत में सरवाइव कर सकता है और इसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। इसी वक्त वो अपनी स्टैट्स कम करने वाली रिंग को एक्टिवेट करता है। उसे समझ आ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबकी जान इसी पर डिपेंड है। फुल स्ट्रेंथ लौटते ही वो एक और फायरबॉल स्किल यूज करता है ताकि मॉन्स्टर को मैसिव डैमेज दे सके। ब्लडी नाइटमेयर विंसेंट की तरफ दौड़ता है उसे अपनी जॉज में दबोचने के लिए। विंसेंट लगातार मूव करता है, एक के बाद एक अटैक डॉज करता है ताकि एनिमी को थकाया जा सके। सॉर्सरेस कहती है कि विंसेंट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, जैसे वो कोई गार्बेज मैन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा क्लास प्लेयर हो। विंसेंट एक एक करके हर अटैक को मास्टरफुली डॉज करता है, जमीन पर ग्रेस से लैंड करता है और फिर साइड जंप लेकर एरिया डैमेज से भी बच जाता है। उसे समझ आता है कि जब तक वो ब्लड नाइटमेयर का वीक स्पॉट नहीं ढूंढता तब तक सब खतरे में है। वो एक साथ कई फायर ब्लास्ट मॉन्स्टर के बॉडी पर छोड़ता है ताकि वीक स्पॉट मिले, लेकिन विंसेंट इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मॉन्स्टर का कोई भी पार्ट उड़ाओ वो फिर से ग्रो होकर वापस आ जाता है और उसे अब तक एक भी वीक स्पॉट नहीं दिखा। कुछ पल बाद उसे एक आइडिया आता है कि शायद ये क्रीचर रिमोटली कंट्रोल्ड है और वो अपने साथियों से कहता है कि वो ब्लड बोल में पड़ी स्टोन टैबलेट उसकी तरफ फेंकें जिसमें कुछ डेटा था। वॉरियर सही एम लेकर टैबलेट उसकी ओर फेंक देता है। सिस्टम विंसेंट को नोटिफाई करता है कि उसने
उसने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है और कहता है कि अगर वो एंशिएंट स्पेल को डिसाइफर कर ले तो कर्स लिफ्ट किया जा सकता है। विंसेंट पूरी बात पढ़ भी नहीं पाता कि ब्लडी नाइटमेयर अचानक बीच में आकर स्टोन स्लैब को पकड़ लेता है और तुरंत उसे अपनी माउथ में डालकर निकल जाए है। उसके बॉडी से एक ईरी ग्लो निकलने लगता है और सिस्टम बताता है कि ब्लडी नाइटमेयर इनविंसिबल मोड में जा चुका है। एमिली घबराकर पूछती है कि ये मॉन्स्टर अचानक फ्रीज क्यों हो गया, जिस पर विंसेंट जवाब देता है कि वो सब बड़े मुसीबत में पड़ गए हैं। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि मॉन्स्टर अब इनविंसिबल मोड में है, मतलब उसकी स्किल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। एमिली अब उसके पास आती है और कहती है कि उसका फेस जाना पहचाना लग रहा है, क्या वो पहले कभी मिले हैं? विंसेंट हैरान होकर बताता है कि वे 2 साल पहले बिजनेस में मिले थे और तब वो एक गार्बेज मैन था जो सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाता था। वो ये भी बताता है कि एमिली ने ही उसे उसका पहला एक्सपीरियंस पॉइंट लेते देखा था। एमिली को सब याद आ जाता है। वो मासूमियत से उसका नाम गैस करती है, विलियम, और विंसेंट उसे करेक्ट करता है। एमिली मुस्कुराकर कहती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वो प्रोफेशन बदलने लायक स्ट्रांग हो चुका होगा। विंसेंट भी मुस्कुराता है और बताता है कि वो अब लेवल 1 स्कैवेंजर है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस जमा करके ये हासिल किया है। एमिली ध्यान से विंसेंट को देखती है और समझती है कि उसने बार बार अपनी जान दांव पर लगाकर पॉइंट्स कमाए। इसी वजह से वो इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना कि वो उससे भी आगे निकल गया है। एमिली हंसकर कहती है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसकी प्रोफेशन ज्यादा कूल या डरावनी नहीं लगती। फिर वो अपनी सोर्ड उठाती है और बताती है कि टैबलेट अब ब्लडी नाइटमेयर के अंदर सर्कुलेट करेगा और वो उसे फ्रीज कर सकती है। वो ये भी प्रपोज करती है कि वो मॉन्स्टर के बॉडी को फ्रीज करेगी और विंसेंट टैबलेट ढूंढ कर निकाल लेगा। विंसेंट कहता है कि एक दिमाग अच्छा, और अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है कि दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। एमिली विंसेंट की आंखों में वो फाइटिंग स्पिरिट देखती है जिसकी वो रिस्पेक्ट करती है। वो भी अपना फिस्ट आगे बढ़ाती है और हंसकर कहती है कि बस तभी सब ठीक होगा अगर विंसेंट उसे अपने पैरों तले न दबाए। बाकी टीम के लोग कहते हैं कि भले वो इतने स्ट्रांग न हो, लेकिन वो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। विंसेंट अपनी टीम की तारीफ करता है और कहता है कि सब साथ चलेंगे और ऐसे ही सब जिंदा वापस लौटेंगे। मीनवाइल नाइटमेयर की ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार है। विंसेंट अपने ओपोनेंट को एनालाइज करके कहता है कि उनके पास सिर्फ 5 सेकंड है इससे पहले कि वो पूरी तरह इनविंसिबल मोड में चला जाए, वरना ये बहुत भयानक मैसेकर होगा। वो कहता है कि ये 30 सेकंड उनका आखिरी मौका है और उन्हें किसी भी हालत में जिंदा वापस लौटना है। बर्जर्कर विंसेंट की आखिरी बातों को दोहराता है और खुद का और टीम का मोराल बढ़ाता है कि सब जिंदा जाएं। एमिली भी ये बड़ा बूस्ट फील करती है। उसकी वीकनेस गायब हो जाती है और उसकी रीजनरेशन 15% बढ़ जाती है। वो मुड़कर देखती है कि विंसेंट अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और इस कैमराडरी का माहौल उसे भी एनर्जी देता है। एमिली मुस्कुराती है, सोचकर कि गार्बेज मैन जैसे लोग भी जो पहली नजर में नॉर्मल बग्स लगते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं किए जा सकते। वो वापस अपनी स्क्वाड के पास जाकर सोल्जर को ऑर्डर्स देती है कि मॉन्स्टर की फ्यूरी मॉनिटर करे और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट रखे। वॉरियर तुरंत मिडिल फिंगर दिखाकर जायंट ब्लडी नाइटमेयर का ध्यान खींच लेता है। ये एक्शन काफी बोल्ड है, खासकर इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने। उसके कंपैरिजन में 2 मीटर का बजरकर भी एक बग जैसा लगता है जिसे बस कुचला जा सकता है। एमिली फिर भी उम्मीद नहीं खोती और सॉर्सरेस से कहती है कि एनिमी के फिर से उगे क्लॉज को टारगेट करे और विंसेंट को कवर दे। सॉर्सरेस इमीडिएटली माना रिस्टोर वाला स्पेशल स्पेल यूज करती है और अपनी पोटेंशियल बढ़ाती है। फिर वो कॉन्सेंट्रेट करके कई एनर्जी बीम्स एनिमी की तरफ छोड़ती है। ब्लडी नाइटमेयर को अपने बॉडी पर बहुत सारी डैमेज फील होती है और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। विंसेंट कहता है कि स्टोन टैबलेट से ट्रायल खत्म हो सकता है, लेकिन अगर वो फायरबॉल में डिस्ट्रॉय हो गया तो ट्रायल कभी खत्म नहीं होगा। एमिली ये बात समझती है और पूछती है कि फिर वो क्या करे। विंसेंट पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को एक ही हाथ से खत्म कर सकता है। एमिली समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है। उसे ये पूरी तरह मैडनेस और रिस्क लगता है। वो पूछती है कि क्या विंसेंट सच में वापस मॉन्स्टर के स्टोमक में जाकर टैबलेट निकालना चाहता है। विंसेंट कहता है कि यही उसका प्लान है और वही वो करने वाला है। एमिली समझ नहीं पाती कि ये मैन कितना डेस्परेट है कि जायंट मॉन्स्टर के मुंह में कूदना उसे अच्छा आइडिया लग रहा है, मगर उसे भी समझ आता है कि और कोई चॉइस नहीं है। वो आर्चर को ऑर्डर देती है कि मॉन्स्टर के सिर के ऊपर वो किचबर की छत पर एरो मारे। वो कहती है कि उन्हें ऊपर जाने के लिए रास्ता तैयार करना होगा। आर्चर तुरंत कमांड मानता है और एक शॉट फायर करता है जो इतना पावरफुल होता है कि पूरा रूफ कोलैप्स हो जाता है। ब्लडी नाइटमेयर ये सोचकर रिएक्ट करता है कि अटैक उसी पर हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि असली टारगेट वो था ही नहीं। एमिली आगे बढ़ती है और कहती है कि वो एनिमी के लोअर हाफ को फ्रीज करेगी ताकि अपनी टीम को हेल्प मिल सके। विंसेंट कहता है कि वो इस प्लान से सहमत करता है और फिर बोलता है कि बाकी सब वो खुद संभाल
चलेगा। दोनों एक साथ आगे दौड़ते हैं, घूमते हुए ब्लडी नाइटमेयर के अटैक की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्स्टर फील करता है कि हीरोज अब उसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं, इसलिए वो आखिरी बार उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। विंसेंट को खत्म करने की डेस्परेट कोशिश में वो एक साथ कई टेंटिकल्स फेंकता है, लेकिन हर अटैक बेकार साबित होता है। सारे अटैक झेलने के बाद विंसेंट सोचता है कि उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी कितनी काम की है, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे घाव तुरंत ठीक कर लेता है। मतलब माइनर इंजरीज उसे डराती नहीं है। एमिली मीनवाइल जायंट क्रीचर के पैरों के पास एक वांटेज पॉइंट लेती है और एक और फ्रॉस्ट फ्लैग बनाती है। कुछ ही पल में वो एक आइसी वाई वेव छोड़ती है जो मॉन्स्टर के लोअर टॉर्सो को पूरी तरह फ्रीज कर देती है। विंसेंट हवा में ब्लर जैसा हो जाता है और एमिली उसे चिल्लाकर कहती है कि उसे मॉन्स्टर की चेस्ट को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वहीं बुलसाई मिल सकता है। विंसेंट समझ जाता है कि वो अपनी प्लान पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी भी उतना फास्ट और एजाइल नहीं है कि इन बैरियर्स को पार कर सके। वो अपने बजर्क स्टेट से बाहर आता है, जिससे उसकी स्पीड 20 बढ़ जाती है। वो पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल भी तुरंत यूज करता है और एक स्लो पोशन पीता है। स्किल्स की पावर से ये इफेक्ट्स उलटे हो जाते हैं और स्लो पोशन उसे तेज बना देता है। इसके बाद वो अविश्वसनीय स्पीड से आगे दौड़ता है, कहता है कि ये उसका फाइनेस्ट आवर है। ब्लडी नाइटमेयर खुद को बचाने की कोशिश करता है ताकि वो इस डेंजरस प्लान से निकल जाए। विंसेंट तेजी से पास पहुंच रहा होता है, तभी मॉन्स्टर अचानक टेंटिकल्स से सरप्राइज अटैक करता है। विंसेंट बस जोर से गाली निकाल पाता है और अपने हाथों से अटैक रोकता है, लेकिन डैमेज फिर भी आधा ही कम कर पाता है। एमिली अपने साथी को देखकर शॉक्ड रह जाती है। उनका ग्रैंड प्लान एक पल में टूट चुका था। विंसेंट हवा में उछलकर दूर गिरता है और उम्मीद करता है कि लैंडिंग थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। वो थका हुआ बोलता है कि ये उसका फाइनेस्ट आवर था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद बुरी तरह फेल हो गया। वो ये भी कहता है कि एक गार्बेज मैन से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो सोचता था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर भी वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ और उसके पास जीतने का हर मौका है। गिरते हुए वो अपने डेटी को पुकारता है कि उसे रिसाइकलिंग एबिलिटी एक्टिवेट करनी है। वो कहता है कि इस बार वो कुछ ऐसा ऑफर कर रहा है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। नीचे गिरते हुए वो डिक्लेयर करता है कि अब वो खुद प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा और अपनी लाइव डेटी को सैक्रिफाइस करेगा। उसी वक्त जमीन के नीचे से अनगिनत हाथ निकलते हैं जो उसे पकड़कर अबिस में खींचने को तैयार हो जाते हैं। ब्लडी नाइटमेयर ये देखकर शॉक में पड़ जाता है कि ऐसा खौफनाक डेटी उसने पहले कभी नहीं देखा। एमिली और बाकी साथी भी स्टुंडेड हैं कि ये सब क्या हो रहा है और इतने सारे हाथ कहां से आ गए। सिस्टम प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं है और पूरे ऑपरेशन को कैंसिल कर देता है। विंसेंट बोलता है कि अगर रिसाइकिल नहीं कर सकते तो उसे जितनी फोर्स है उससे ट्रैश में फेंक दो। फिर वो एबिस के उन हाथों को कमांड देता है कि उसे टारगेट डायरेक्शन में फेंक दें ताकि उसे दूसरा चांस मिल सके। कुछ ही देर में डेटी विंसेंट को अविश्वसनीय ताकत से ब्लडी नाइटमेयर की तरफ लॉन्च कर देता है। विंसेंट इस मोमेंटम और अपनी स्पीड की मदद से मॉन्स्टर को आर पार घुसकर चीर देता है। साथ ही वो स्टोन मैन्युस्क्रिप्ट भी निकाल लेता है जिसमें ट्रायल खत्म करने के लिए जरूरी टेक्स्ट थे। वो जमीन पर लैंड करता है और ब्लडी नाइटमेयर का बॉडी टुकड़ों में बिखर कर पैरालाइज हो जाता है। विंसेंट तुरंत टेक्स्ट डिसाइफर करने लगता है, ऐसे शब्द बोलते हुए जिन्हें 50 से कम इंटेलिजेंस वाला इंसान समझ भी नहीं सकता। सिस्टम बताता है कि उसने ब्लड टेस्ट पास कर लिया है। ब्लडी नाइटमेयर की बॉडी आग पकड़ लेती है और हवा में डिसॉल्व हो जाती है। ग्रुप के बाकी लोग शॉक्ड होकर कहते हैं कि वो यकीन नहीं कर पा रहे कि उन्होंने ये कर दिखाया। एमिली इधर उधर देखकर सोचती रहती है कि क्या वो सच में ये टफ बैटल जीत गए हैं। सबका लेवल तुरंत बढ़ जाता है। सॉर्सरेस और वॉरियर खुशी से चिल्लाते हैं कि वो आखिर टॉप तक पहुंच गए। उनकी स्किल्स भी काफी बढ़ जाती हैं। एमिली को भी इतना एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लेवल अप होकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और ग्रेटनेस की डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। विंसेंट वहीं लेवल 1 पर रहता है क्योंकि सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो मैक्स लेवल पर है और अपग्रेड नहीं कर सकता। जहां ब्लडी नाइटमेयर पड़ा था वहां एक ह्यूज चेस्ट प्रकट होता है जो लेजेंडरी ग्लो देता है। वो आगे बढ़कर चेस्ट खोलते हैं और उसमें से कई हाई रैंकिंग रिवॉर्ड कार्ड्स बाहर उड़ते हैं। विंसेंट एक कार्ड पकड़ता है और देखता है कि उसमें उसे एक स्वॉर्ड मिल रही है जो बहुत हाई डैमेज देती है, लेकिन उसे चलाने के लिए लेवल 10 चाहिए। विंसेंट गुस्से में कहता है कि उसका लेवल 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये वेपन उसके किसी काम का नहीं। बाकी रिवॉर्ड्स भी प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स होते हैं, लेकिन लेवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसके लिए बेकार है। कि विंसेंट ने मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए रिवॉर्ड्स कैसे बांटने हैं ये वही डिसाइड करेगा। विंसेंट उसे थोड़ा अलग ले जाकर कहता है कि उसे बहुत जरूरी बात बतानी है। कुछ समय बाद पोर्टल के पास कई स्पेशल एजेंट्स पहुंचते हैं और उसकी ग्लोइंग एनर्जी को देखते हैं। एक एजेंट हेडक्वार्टर्स से रेस्क्यू टीम भेजने का आदेश मांगता है। तभी पोर्टल हिलता है और एमिली की आवाज आती है कि स्क्वाड भेजने की जरूरत नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद
बाद एमिली बाहर आती है अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ, जो गर्व से उसके पीछे चलते हैं। एक गार्ड खुशी से कहता है कि वो लोग एमिली के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं कि एमिली के फैमिली से यही उम्मीद थी कि वो आसानी से क्लीन अप कर लेगी, चाहे डेंजर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एमिली गार्ड को हटाती है और कैमरास के लिए पोज करती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं जिसे वो हैंडल न कर सके। फिर मुस्कुराकर बोलती है कि आखिर वो सी क्लास हंटर है जो बड़े मॉन्स्टर्स को भी हरा सकती है। इसके बाद हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं एमिली और विंसेंट की कॉन्वर्सेशन के उस पल पर। विंसेंट ने उसे ऑफर दिया था कि वो सारे कार्ड्स उसे बेच देगा और दोस्त में डिस्काउंट देगा, सब मिलाकर 500 मैजिक क्रिस्टल्स। एमिली हैरानी से अग्री कर गई। फिर विंसेंट ने उससे कहा कि वो प्रिटेंड करे कि विंसेंट वहां था ही नहीं और उसने पूरी क्लीन खुद की है। एमिली पहले शॉक हुई, लेकिन उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी और वो मान गई। विंसेंट ने ये भी कहा कि वो लोग आगे निकल जाएं, वो बाद में कैचअप कर लेगा क्योंकि उसे अभी कुछ काम करने हैं। एमिली जाते वक्त सोचती है कि शायद विंसेंट चाहता है कि वो किसी तरह उसकी रणी रहे, लेकिन उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि विंसेंट ने उसकी जिंदगी बचाई थी और टेस्ट पास करवाया था। मीनवाइल विंसेंट अकेला रह जाता है उस अजीब स्टोन स्लैब के साथ और ये समझने की कोशिश करता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए।